हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग साइंस की श्रृंखला शुरू किए थे, उसमें आज केमिस्ट्री के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे जो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एक बार मैं इन सबको आपको समझा देता हूं। आज हम लोग जो पहले टॉपिक पे बात करेंगे वो है द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा निश्चित अनुपात नियम, इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स, संयोजकता, वैलेंसी, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, मोल प्रभाज, मोल कॉन्सेप्ट, अवगाद्रो नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट, प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोहर मॉडल, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, संभारिक मतलब आइसोबार्स, और सम न्यूट्रॉनिक का मतलब जो है आपका आइसोटोन्स। और इन सबको बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल के साथ और कहां कहां किस किस पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे, जिसमें विशेष तौर पर हम इन सब पॉइंट पर ध्यान देंगे। क्योंकि यहां से बहुधा क्वेश्चन बनने की संभावना है। आइए एक एक शुरू करते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण में आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए, यानी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल समझिए। इसका एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन करवाया A प्लस बी और ये C प्लस डी उत्पाद बनाया। अब अगर हमने ये 4 ग्राम लिया था और ये 6 ग्राम लिया था और इसमें से उत्पाद में किसी एक का हमें दे दिया कि भाई ये 8 ग्राम है, तो C का अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? तो भैया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक यानी रिएक्टेंट का मास बराबर प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, यानी उत्पाद का मास। आप समझ सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अभिकारक में देखो 2 चीजें हैं, इनको ऐड कर दो, 4 ग्राम प्लस 6 ग्राम। उत्पाद में इसको x सपोज कर लेते हैं और ये 8 ग्राम, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली? 2 ग्राम। तो किसी भी तरीके से उसमें उसके मास में लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे का। तो निश्चित अनुपात का नियम, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी जो आपका यौगिक है, किसी भी यौगिक में जो तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सदैव एक नियत अनुपात में ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि H2O है, तो H का जो मास होता है वो 1 होता है, लेकिन यहां 2 है तो 2, और इसका मास कितना होता है? 16। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच द्रव्यमान का रेशियो कितना है? 1:8। अब वाटर कहीं से भी रहे, नदी से रहे, तालाब से रहे, टोटी से रहे, भूमिगत जल रहे, आपका सप्लाई का वाटर रहे, कोई भी रहेगा, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो 1:8 ही होना चाहिए। ऐसे ही आपका अन्य तत्व, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास NaCl रहता, नमक, तो Na का द्रव्यमान कितना होता है? 23 और इसका 35.5। तो हम कहेंगे कि इनके द्रव्यमानों के बीच संबंध ये होना चाहिए। और अणुओं के मध्य संबंध, तो यहां 2:1 का और यहां 1:1 का अनुपात हो रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमानों का अनुपात इतना और अणुओं का अनुपात में सीधे सीधे देख लेना कि कौन अणु का कितना है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु और अणु। ठीक है, तो देखिए, बहुत बार आप देखे होंगे कि कभी कभी
ऑक्सीजन को O से दिखाया जाता है, और ऑक्सीजन गैस की जब बात करते हैं तो क्या कर देते हैं, O2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के लिए कभी O यूज करना, कभी O2 यूज करना, इस पे आपका दिमाग गया होगा कि भाई ये क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो ऑक्सीजन का सिंगल अणु होता है, मतलब जिसमें केवल एक ही बार आए वो, ये इनको कहते हैं परमाणु। ठीक है भाई, इनको कहते हैं परमाणु। और जब कोई तत्व अपने ही तत्व के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ कंबाइन हो जाए, मिल जाए, तो फिर जो नया पदार्थ बनता है, जो नया यौगिक बनता है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आपका अणु है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन से ही मिला है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीजन अणु। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर O3 रहता ओजोन, तो इसको क्या कहते हैं, ओजोन अणु। तब इसे ऑक्सीजन अणु नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर सिंगल रहेगा तो उसे परमाणु कहेंगे। ठीक है, अब जो है हर तत्व के परमाणु को, जैसे सल्फर है, अगर परमाणु की बात की जाए तो सल्फर परमाणु का सूत्र होता है S, जबकि सल्फर अणु की संरचना देखी जाए, सल्फर अणु क्या होता है, तो S8। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है तो 8। इसी तरीके से अगर हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस, तो इसका सिंबल होता है P, मतलब अणु अगर रहेगा, फास्फोरस परमाणु रहेगा तो P। और वहीं फास्फोरस अणु की बात करें, तो ये क्या हो जाता है, P4। ये दोनों को मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि सल्फर और परमाणु, जो फास्फोरस परमाणु है, इनमें कितने अणु होते हैं या इनकी सूत्र क्या है। तो सल्फर अणु का सूत्र होता है S8 और इसका P4। इसी तरीके से ओजोन का आपने देख लिया है, ऑक्सीजन अणु रहेगा तो O, और ऑक्सीजन ओजोन अणु हो गया तो आपका O3। ठीक है, इसी तरीके से अब मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन परमाणु होगा N। लेकिन नाइट्रोजन अणु की बात कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर एक सिंबल केवल एक अक्षर लिखा हुआ है या दो अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे अब मान लीजिए कि सोडियम है तो उसमें Na लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसमें जो Na है तो दो परमाणु आ गए, वो अपना अलग ही सिंबल लेकर चला है। तो अगर खाली सिंबल यूज किया गया रहेगा तो वो परमाणु है, जबकि उसके साथ कोई नंबर अगर लग गया है तो वो फिर अणु में चला जाएगा। अच्छा ठीक, अब मैं कुछ तत्वों और उनके लैटिन नेम आपको याद करवा देता हूं। तो देखिए, सोडियम एक तरफ तत्व है, एक तरफ लैटिन नेम है, लैटिन नाम। इसका होता है नेट्रियम, पोटेशियम, साथ में सिंबल भी लिखते चल रहा हूं इन सबका। पोटेशियम का होता है केलियम, के। आयरन, इसका होता है फेरम।
Fe। इसी तरीके से तांबा, इसका होता है क्यूप्रम, Cu। सोना, ऑरम, Au। चांदी, अर्जेंटम, Ag। आपका हो गया टंगस्टन, इसका होता है वोल्फ्राम, इसीलिए W से दिखाते हैं। सीसा, इसका होता है प्लम्बम, Pb। तो इतनी चीजें जो हैं इनका लैटिन नेम आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब का जो नाम है उस हिसाब से इनके सिंबल नहीं है। ये जो सिंबल इनको दिए गए हैं वो इनके लैटिन नेम के आधार पर है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं संयोजकता की ओर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, देखिए संयोजकता जो है उसे आप तीन तरह से बता सकते हो। संयोजकता जो है वो तीन तरह से बता सकते हो। तो जब हम संयोजकता की बात करते हैं तो हम इन तीनों पर आज चर्चा करेंगे। पहला है हाइड्रोजन के पदों में। हाइड्रोजन के पदों में इस शब्द का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि किसी तत्व के साथ जितने हाइड्रोजन रहेंगे, किसी तत्व के साथ जितने हाइड्रोजन लगे रहते हैं वह उसकी संयोजकता को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH4, यहां कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। ठीक है। इसी तरीके से अगर H2O की बात कर लें तो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई भाई? संयोजकता हो गई 2। ठीक है। तो ऐसे आप एक बार हाइड्रोजन के टर्म में बैलेंसिंग निकाल सकते हैं अगर आपको सूत्र लिखा हुआ है तो, या अगर आपको सूत्र याद है तब भी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन के पदों में भी निकाल सकते हैं। बस फर्क ये होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पदों की, जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जितने रहेंगे उतनी संयोजकता होगी, जबकि ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, जितना ऑक्सीजन रहेगा उसका 2 गुना संयोजकता हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन में कितने हैं यहां पर? 2, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। इसी तरीके से मान लीजिए MgO है, MgO, तो यहां मैग्नीशियम के साथ केवल 1 ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई? 2। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 रहता तो 6, ऐसे। ठीक है। तो ये 2 केस तो आपने देख लिया, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। ठीक है। फिर एक और तरीका आपको बताऊंगा जो बहुत कारगर साबित होता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए उस तरीके को देखते हैं।
किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागना उचित हो या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना या उसे लीव करना जो पॉसिबल हो, जो बेहतर ढंग से पॉसिबल हो, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने अभी किसकी बात किया था, मैग्नीशियम की, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए ही देख लेते हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2, क्योंकि 12 ही होता ही है ना। तो भैया अब देखो ये बाहरी कोष है, ये सबसे बाहरी कोष है। अब अगर इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये कोष खाली हो जाएगा। तो जो खाली कोष हो गया तो उसका तो कोई बात ही नहीं रहेगा, तो सबसे बाहरी कोष ही हो जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां 2 केस पॉसिबल बन रहा है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करो। तो कौन आसान है, लूज करना। देखो जो जिसमें कम रहेगा उसी को लेंगे भाई। तो हम कह देंगे कि मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहीं पर अगर बात हम क्लोरीन की कर लें, क्लोरीन Cl17 6 7, अब बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहरी कोष है उसमें अब 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अब बात क्या होती है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब ये बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो आसान कौन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इसलिए हम क्लोरीन की संयोजकता को कितनी कहते हैं भाई, 1 कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र लिखने से पहले एक विशेष चीज का ध्यान देते हैं जो कि आप पढ़ चुके हो, अभी जस्ट पढ़े हो। विशेष चीज है संयोजकता। अब मान लीजिए कि हमसे किसी ने कहा कि भाई आपको कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक बनाना है, यौगिक हमें बनाना है। तो हमने क्या किया, एक तरफ कार्बन लिया, एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया। अब दोनों की संयोजकता लिखनी है, दोनों की संयोजकता लिखनी है। तो अभी मैंने कार्बन का बता दिया, हाइड्रोजन भी H2 बनाता है, यानी 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो 1 हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाएगी। या हाइड्रोजन है, 1 होता है, 1 और इलेक्ट्रॉन दे दो तो हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेंगे, तब भी इनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब आप करिए क्या, इनकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ गुणा कर देते हैं और हमें मिल गया CH4। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा इसी तरीके से मान लीजिए यहीं पर ऑक्सीजन रहता, तब क्या होता। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तब ये क्या बनाता, तब ये H2O बना देता, क्योंकि ये 2 इधर जा रहा है, ऑक्सीजन का इधर आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है ना। चलिए अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है, हमसे किसी ने कहा कि सर आप एक काम करिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यौगिक बनाकर दिखाइए। तो मैंने कहा कि लो भैया, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, इसकी भी संयोजकता 2 होती है और इसकी भी संयोजकता 2 होती है। अब क्या हुआ, हमारे नियम के हिसाब से चलोगे तो Mg2O2 ये होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब संयोजकताएं आपस में बराबर होंगी तो ये नंबर नहीं लिखते हैं। तो हमारा तत्व, इसका यौगिक जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है कि मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज।
तो मोल प्रभाज में बेसिकली हमें सीखना है मोलों की संख्या निकालना। यानी नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या ये एटॉमिक मास। तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ठीक है भाई। तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम मोल निकालते हैं। तो मोल इक्वल टू क्या हो गया, गिवन मास, दिया गया द्रव्यमान। तो कितना है दिया गया द्रव्यमान 32। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन अणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या नहीं रखनी है, ऑक्सीजन अणु की संख्या रखनी है। तो O2 यानी 32। ठीक है, यहां ऑक्सीजन गैस कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस में O2 ही बात करेंगे, ऑक्सीजन गैस है तो O2 ही बात करेंगे। तो यहां से आ गया 1 मोल। ठीक है, मोल निकल गया, मोल निकल गया। अब परमाणुओं की संख्या निकलनी है, तो अस्तित्व में आया एक नया टॉपिक, वो है अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या जो है Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर, ये कहता है कि एक मोल में किसी भी तत्व के, किसी भी आपका जो आपका मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, उसके एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कितना हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक है भाई, इतने होते हैं। अब हमें यहां पर ऑक्सीजन के परमाणुओं में मोलों की संख्या मिल गई है 1 मोल। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.023। अच्छा, कभी कभी 22 भी लिख देता है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ बुक 23 बताता है, कुछ 23 बताता है, कुछ 22 बताता है। तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन रहेगा उसमें या तो 22 ही देगा या तो 23 ही देगा। तो आपको ये चीज समझ में आई। सीधा काम ये करना है कि जो भी दिया रहेगा उसमें जो उसका मास दिया है और जो गिवन मास है, मतलब मॉलिक्यूलर मास, उसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना मोल आएगा उसमें फिर अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मतलब उसमें उसके परमाणुओं की संख्या मिलेगी या उसके अणुओं की संख्या मिलेगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। क्वेश्चन कह दिया 120 ग्राम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH में अणुओं की संख्या है अच्छा, इसमें मैंने परमाणु नहीं लिखा क्योंकि परमाणु यहां होंगे ही नहीं। जब भी ये होगा तो इस फॉर्म में होगा, अगर ये सिंगल भी एग्जिस्ट करेगा तो कम से कम इतना होगा, और ये कई तत्वों से मिलकर बना है तो ये अणु होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने की।
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 120। अब निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो भैया, कार्बन का एक परमाणु है, यहां मैं बताऊं इसको, चलिए इसको मैं रफ करता हूं। कार्बन का एक परमाणु और कार्बन का मास होता है 12, ठीक, सी हो गया। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का मास होता है 1। आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि जो गुणा है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। फिर एक कार्बन है, 1 गुने 12। फिर 2 ऑक्सीजन है, 2 गुणे 16 और 1 हाइड्रोजन और है। अब जरा ऐड करिए, 12 3 12 32 और 1, 2 1 3 2 5 3 8 2 10, कैरी हुआ 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 60। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 60। अब ऐसे ही आप जो आएगा वो करिएगा, क्योंकि सब बताने भर का तो समय है नहीं और आप उतना देख भी नहीं पाते हो, तो एक एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, बाकी आप जो है वो खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहां हो गया 60, डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ गया भाई, ठीक है। 2 मोल आ गया तो इसके परमाणुओं की, अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो मैंने बताया था अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू n हो गया, नंबर ऑफ मोल, और Na अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर देना, 2 6.022 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई करिए तो 440 इंटू 10 पावर 23, इतने अणु होंगे, ठीक है। तो हम लोग अब धीरे धीरे यहां तक कंप्लीट कर लिए, 7 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। धैर्य बनाए रखिएगा और अब जो है वो बहुत मजेदार टॉपिक शुरू होने वाली है, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं। हालांकि न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहीं से बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं हो तो वीडियो पॉज करके इसको रोक के आगे देखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? me तो होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, ठीक है। प्रोटॉन की बात करते हैं। तो भैया देखो, अब प्रोटॉन में बहुत भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था, कुछ लोग ईटा पर नाच करते करते वो प्रोटॉन को रदरफोर्ड की खोज मानते हैं। पर अगर एग्जाम्पल में, ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों आता है तो आप गोल्डस्टीन मारेंगे जो टिक है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने ही इसको ढूंढा था। ठीक ये उसी तरीके से है जैसे भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक माता जो है, मैया जो है उनकी, वो देवकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको यशोदा नंदन के नाम से जानता है, क्योंकि उनका नाम जो है कृष्णा, ये रखा किसने? यशोदा माता ने। ठीक इसी तरीके से प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। तो भाई हक तो बनता है गोल्डस्टीन का ही, तो आप गोल्डस्टीन याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं है तो फिर रदरफोर्ड, ओके। गोल्ड
स्टीन। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं इसके चार्ज की। इसको इस तरह से दिखाते हैं, इसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है लेकिन धनात्मक, और इसका मास जो होता है, मास ऑफ एमपी, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आइए न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रॉन, इसकी खोज जिसने किया था उसका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किया था। इसका जो चार्ज होता है, चार्ज वो निल होता है, मतलब ये उदासीन कण है, और इसका मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, तो हम लोग लगभग उसको उतना ही मान लेते हैं। और अच्छा, नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इतनी बातें आप जानते होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव। यहां से बहुत अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें यहां से क्वेश्चन उठाया था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव क्या, उसे क्या निष्कर्ष निकला। तो उससे निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटा परंतु सघन स्पेस होता है जिसको बोलते हैं नाभिक। तो इससे उन्होंने क्या ढूंढा था, परमाणु का नाभिक। अब इसको एक बार थोड़ा इसको समझाएंगे ना, बहुत हल्का फुल्का आप समझ सकते हैं। तो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो पहले रदरफोर्ड का पढ़ने से पहले जो थकावट आई है उसको तरबूज मॉडल से दूर कर लेते हैं। तरबूज मॉडल क्या है, जो जे थॉमसन थे उन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना की खोज की, और उन्होंने कहा कि परमाणु जो है ये उदासीन धनावेशित गोला है। फिर से मैं गोला बना दे रहा हूं, गोला सही नहीं बना, एक धनावेशित गोला होता है, और इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, इन्होंने बताया था कि ये एक पूरा धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इस प्रकार धसे रहते हैं कि जैसे तरबूज में उसके बीज। तो ध्यान रखिएगा कि तरबूज मॉडल किसने दिया था, या प्लम पडिंग मॉडल किसने दिया था, आपके जे थॉमसन ने। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक सोने की पत्ती ली, सोने का पत्ती लिया और उस पे ढेर सारा अल्फा कणों की बमबारी कराई। तो लगभग सब के सब बिना डेविएशन के सीधे सीधे निकल गए। कुछ ऐसे थे जिसमें हल्का फुल्का डेविएशन हुआ, मामूली रूप से वो विक्षेपित हुए, और लगभग 12,000 में से एक कण ऐसा आया जिसने यू टर्न लिया, मतलब जो यहां से गया टकराकर वापस लेकर आया। तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक परमाणु जो है वो एक खोखला गोला होता है, ताकि जिससे उन्होंने बताया कि तमाम जो है अल्फा रेज निकल गए। क्योंकि अगर वो धनावेशित रहता तो अल्फा रेज भी धनावेशित होती है, वहां पर क्या होता, वहां पर प्रतिकर्षण होता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो अल्फा रेज जो निकल जा रही हैं, इससे यह सबूत मिलता है कि अधिकतर जो गोला है वो खाली है, और कुछ जो थोड़ा वो डेविएशन की, उससे उन्होंने यह बताया कि कुछ जो ऐसा है वहां के जब पास से जा रही है तो वहां प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्रतिकर्षण तभी होगा जब वो धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा रेज भी क्या है, पॉजिटिव है। और कुछ ऐसे थे जो यू टर्न लिए हैं, यानी वो उस टिनी स्पेस के सामने पड़ गए और वहीं से वो वापस लौट आए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है,
एक नाभिक होता है जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा घना है। तो इनके ये जो रदरफोर्ड का अल्फा रेज मॉडल है, इससे क्या पता लगा कि परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है, तरबूज मॉडल हम लोग पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल को भी फटाफट समझ लेते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल ये कहा कि परमाणु एक खोखला गोला होता है जिसके केंद्र में एक बहुत छोटा परंतु बहुत घना और पूरा धनावेशित उसी में केंद्र होता है। इसको बोला उन्होंने नाभिक। ठीक है, और ये परमाणु है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इनका मॉडल क्या नहीं बता पाया, तो इनका मॉडल जो है वो परमाणु का स्थायित्व तो नहीं बता पाया। स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट नोट्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम एक तरीके से निचोड़ है। तो आप जितनी चीजों को मैं समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी ये मजेदार लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या, इनका ड्रॉबैक था कि ये स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को नहीं कर पाए थे। और इन्होंने बताया था कि ये जो नाभिक होता है इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर जब ये व्याख्या नहीं कर पाए तो इसकी व्याख्या करने के लिए कौन आया, नील बोहर। मॉडल जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल से वो इत्तेफाक रखते थे। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आपका ये परमाणु जो है वो खोखला गोला है, ये बात भी सही है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये बात भी सही है। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहां तक भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, वो कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनको स्टेबल सेल या स्थायी कक्षा कहते हैं। और उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, KLMN से। यहां पर एक याद रखने वाली बात है कि कंडीशन क्या होती है KLMN की। तो कंडीशन होती है MVR = NH/2π, यानी कि कोणीय संवेग बराबर NH/2π। यहाँ H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, M मास हो गया, V वेलोसिटी हो गई और R रेडियस हो गया। बाकी आप जानते हो, जो भी सेल रहेगा ना N की वैल्यू उस हिसाब से चेंज करते रहेंगे। तो इन्होंने स्टेबिलिटी को तो बता दिया, स्थायित्व को बता दिया, लेकिन गड़बड़ कहां हुई इनके में। तो इनके में गड़बड़ हुआ था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हाइड्रोजन हीलियम या लिथियम, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बता पाए। जहां एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हुए फिर इनका लॉ भी फेल करने लगा। तो ये इनका ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक की। देखिए भाई, समस्थानिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। हिंदी में कहें तो परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल पर ध्यान रखिए। 1H1, 1H2, 1H3 एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हो गया C612, C614। तीसरा एग्जाम्पल ये ले लीजिए 17Cl35 और 17Cl37। ओके, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है समस्थानिक के। ध्यान रखिएगा, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो मास नंबर होता है ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी
जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको अगर आप ऐड कर देते हो तो फिर आपको मास नंबर मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन का कोई खेल नहीं है। अब बात करते हैं समभारिक की। समभारिक, समभारिक का मतलब होता है आइसोबार। आइसोबार इसमें सेम मास नंबर रहेगा, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल आपके हो गए C6 14 7n14। इसी तरीके से 1H3 2He3 एक और एग्जांपल देख लीजिए 18Ar40 19K40 और 20Ca40। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आज के अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। आइसोटोन्स एक विशेष तरह का प्राणी है। ठीक है, आइसोटोन्स जो है वो विशेष तरीके का प्राणी है, कह सकते हैं। इसमें डिफरेंट मास नंबर भी होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर भी होता है। तो सेम क्या होता है, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 5 बोरॉन 13 और 6C14। माइनस करिए, 13 में से 8 गया 5, 14 में से 6 गया 8, तो हर बार 8 आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए 17Cl37 18Ar38 और 19K39। इसको हटा के इसके आगे आप ऐसे लिख लीजिए 20Ca40। हर बार माइनस करने पर कितना आ रहा है, 40। तो दोस्तों इस तरह से एटम एंड मॉलिक्यूल्स का ये जो पूरा टॉपिक है, 15 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ा। अब जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।